जीरो कर दिया था। चलिए भाई, वर्क पावर एंड एनर्जी में अब बच्चों मैं कल तुम लोगों को पढ़ा रहा था, वेरिएबल फोर्स का वर्क भी बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। एक कांस्टेंट फोर्स का तो बता ही दिया था, काफी हद तक हम लोगों ने चीजें कर ली थी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों के, सपोज करो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों ना ये। सो मैंने कहा कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्टिकल इज find the work done by the force, find the work done by the force, find the work done by the force F is equal to x square y I cap प्लस का y j cap in displacing a particle from origin to O1, 2। ठीक है बच्चों, सपोज करो आपको ऐसा एक वेरिएबल फोर्स है, ये भी वेरिएबल फोर्स है बच्चों, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो एक वेरिएबल फोर्स है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई बोथ, और वाई कंपोनेंट बच्चों सिर्फ वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, और एक पार्टिकल को आप मूव करा रहे हो बच्चों, कहां से, ओरिजिन से लेके 1, 2 तक मूव करा के ले जा रहे हो, और आपको इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज आपको सिंपल सा ये दे दिया आपको, ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, फोर्स का हमें फॉर्मूला भी पता है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ जी, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? सो बताओ मुझे कितना वर्क आएगा इसका, जैसे सपोज किसी ने तुमसे पूछ ही लिया कि इसमें कितना वर्क आएगा। ये एक क्वेश्चन बच्चों इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ये वाला क्वेश्चन, और इसको इतना ज्यादा सीरियस होकर लेना है अपन को। ये तुम्हारे एडवांस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। ये आपके जेई मेन में भी आने लगे हैं आजकल ऐसे क्वेश्चंस, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Why this is extremely important बच्चों? Because this question cannot be solved. I don't know how you solved it, but this question cannot be solved with this information. So what we are missing? एक हाँ जी, तो चलो भाई इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जिनका आंसर आया था बिल्कुल सही था, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया जा सकता इस इंफॉर्मेशन से। तो एक पार्टिकल बच्चों ओरिजिन पे 0,0 पे, और पहुंच कहां गया बच्चों, 1 इधर और 2 इधर। मान लो यहां पहुंच गया है 1, 2, सो 1,2 पे पहुंच गया बच्चों ना ये पार्टिकल जो है, ये इस जगह से उस जगह तक भेजना है मुझे इस पार्टिकल को। तो वर्क का बच्चों मैंने तुम लोगों को क्या फॉर्मूला बताया बच्चों, ऐसा कभी भी फोर्स दे रखा हो ना, तो वर्क आप कैसे लिखते हो, एफ डॉट ds का इंटीग्रेशन, यही करते हैं अपन। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ये बताया था बच्चों आपको कल।
कल वाली क्लास में हमने ये सारा डिस्कशन किया है ना। अब यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है कि एफ एक्स की वैल्यू मेरे को पता है, तो जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, और मुझे एफ वाई की वैल्यू भी पता है बच्चों वाई डी वाई। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकता, मुझे y जो है ना, ये y वेरिएबल है। अब y और x का रिलेशन क्या है? देखो इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे सारे y x के टर्म्स होने चाहिए। चलो यहाँ वाला इस वाले पार्ट को तो मैं फिर भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, लेकिन इस वाले पार्ट को तब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं y को x में कन्वर्ट ना कर लूं। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? y को जब तक मैं x के फंक्शन में ना लेके आ जाऊं तब तक मैं इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर ही नहीं पाऊंगा, इस वाले पार्ट को फिर भी मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अब आपने कहा कि ये तो मतलब यहाँ पे आके ट्विस्ट फंस गया ना भाई, समझ रहे हो? तो बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा एक रिलेशन चाहिए होता है, किसमें? y और x में। सो वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी नीड a relation between y and x। हमें बच्चों y और x के बीच में एक रिलेशन चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, और y और x के बीच का रिलेशन का मतलब जानते हो? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ। तो जिस रास्ते पे तुम पार्टिकल को लेके जाना चाहते हो ना बच्चों, ओरिजिन से उस पॉइंट तक, उस पाथ की मेरे को इक्वेशन चाहिए। मतलब जब तक तुम ये नहीं बताओगे ना कि इस रास्ते ये चल के जा रहा है, तब तक आप इस वर्क को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक ऐसा फोर्स है जिसके लिए अगर आप इसका वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया ये इस वाले रास्ते पे चल के गया है, उस रास्ते की इक्वेशन ये है, उस रास्ते के लिए y और x का रिलेशन ये है। तो जहां भी तुम्हें y को x में रखने की जरूरत पड़े तो उस रिलेशन से y को x में रख लेना, और जहां पर तुम्हें x को y में रखने की जरूरत पड़े तो उस रिलेशन से x को y में रख लेना और इंटीग्रेट कर देना। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो बच्चों ये एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसका पाथ का इक्वेशन चाहिए होगा। तो सपोज करो बच्चों यहाँ पर यहां से यहां तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता बच्चों ये भी हो सकता है, ठीक है ना। एक रास्ता और हो सकता है बच्चों, कौन सा? पैराबोला के अलोंग चला जाए, ये भी पॉसिबल है ना। और एक रास्ता हो सकता है बच्चों, कौन सा? यहां से यहां तक जाने का देखो एक रास्ता ये भी हो सकता है, ये रेड कलर वाला। तीन डिफरेंट रास्ते तो मैंने दिखा दिए, लेकिन क्या ये सिर्फ तीन ही रास्ते होंगे वहां तक पहुंचने के? ये वो रास्ते दिखाए बच्चों जो थोड़े आसान लग रहे हैं मेरे को ना, लेकिन तुम्हें किससे वर्क कैलकुलेट करना है? जो तुम्हें गिवन हो रास्ता, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें जस्ट बताना चाह रहा हूं कि देखो इसका अलग अलग रास्ते पे अलग अलग वर्क आता है। तो मैं तुम्हें तीन रास्तों पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि इन तीन रास्तों पे इसका वर्क क्या आएगा। तो सपोज करो कि ये पार्टिकल जो है ऐसे गया होता, ठीक है। ये वाला हो गया बच्चों 1, ये हो गया बच्चों 2, और ये हो गया बच्चों 3, ठीक है। 2 वाला ये हो गया और 1 वाला ये हो गया। तो अगर मैं इसका वर्क कैलकुलेट करूं अलोंग पाथ 1, ठीक है, पहले वाले रास्ते के अलोंग बच्चों, अगर मैं इसका वर्क कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो पहले वाले के लिए y और x में रिलेशन क्या होगा बच्चों? देखो y जो होगा ना वो 2x के बराबर होगा। बताओ बच्चों इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y 2x के बराबर आ जाएगा। तो जो तुम्हारा वर्क जब तुम कैलकुलेट कर रहे थे ना, वहां पे तुम्हें y को x के टर्म में रखने की जरूरत थी। तो जैसे तुम इसको y को 2x रखोगे बन जाएगा 2x की पावर 3 dx, और इधर तो कोई लफड़ा था ही नहीं बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, x की पावर 4/4 मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 4। अच्छा यहाँ पे लिमिट लगा देना बच्चों, x की लिमिट 0 से लेके x की लिमिट कहां तक लगानी है मेरे को? 1 तक। प्लस का ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे y की लिमिट कहां से कहां तक लगानी है? 0 से लेके 2 तक। तो वर्क बच्चों पहले वाले रास्ते पे जो वर्क आएगा ना, इस वाले रास्ते पे स्ट्रेट लाइन वाले पे 1 पुट करो बच्चों यहाँ पे, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/2। प्लस का 2 रखोगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 5/2 जूल के बराबर। सो अगर तुम इस रास्ते पे चल के जाओगे ना बच्चों, पार्टिकल अगर इस रास्ते पे चल के जाएगा तो उसका वर्क आएगा बच्चों 5/2 जूल के बराबर। देयर इज ए वन मोर इक्वेशन ऑफ मतलब पैराबोला वाला पाथ है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? y इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखना यही रिलेशन आएगा।
इस पैराबोला का रिलेशन क्या आएगा, पैराबोला की इक्वेशन 0,0 से पास होने वाला और 1,2 से पास होने वाला एक पैराबोला तो ये होगा y इक्वल टू, मान लो ये दे रखा होता तुम्हें, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सपोज सपोज पार्टिकल इस रास्ते पे गया होता जहां रिलेशन y और x का क्या है बच्चों, y इक्वल टू 2x²। मतलब तुम समझ रहे हो बच्चों, रास्ता चेंज होते ही ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि आपसे बोलूं कि अलोंग द पैराबोलिक पाथ अगर हम बात करें, तो जैसे सेकंड वाले पार्ट में मतलब अलोंग y इक्वल टू 2x², इस वाले रास्ते पे गया होता बच्चों मान लो ना, तो इस वाले रास्ते पे क्या हो जाएगा, तो जो हमारा वर्क है ना x² इंटू y की जगह क्या रखूंगा मैं 2x² dx प्लस का y dy, y की लिमिट 0 से 2 तक, x की लिमिट बच्चों 0 से 1 तक, तो वर्क आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 1 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस का 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2। देखो बच्चों वर्क कितना आएगा इसमें, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 डिवाइड बाई 5 जूल। समझ गए, ये दूसरा वाला वर्क आ गया। एक और तीसरा रास्ता था, तीसरा रास्ता क्या है बच्चों, तीसरा वाला ये जो रेड वाला है, ठीक है ना। y² इज इक्वल टू 4x। अच्छा वो वाला भी बन जाएगा क्या, हाँ वो फिर वो ऐसा नहीं होता, वो पैराबोला पता क्या होता, वो ऐसा वाला होता, तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो वो एक चौथा पाथ हो जाता, अगर तुम इस वाले पैराबोला से लिख रहे होते ना इस वाले से, तो इसको इक्वेशन होती y² इज इक्वल टू 4x या y इक्वल टू 2 रूट के अंदर x, ठीक है। तो तुम इसको लाके इसमें पुट कर देते y की जगह पे। तुम ये देख रहे हो बच्चों कितने सारे रास्ते आप बना सकते हो बच्चों ओरिजिन से वहां तक जाने के लिए, और हर एक के लिए रिलेशन y का अलग आएगा, तो हर बार तुम y की वैल्यू यहाँ पे अलग पुट कर रहे होगे, तो इसका वर्क क्या आ रहा है बच्चों, देखो हर रास्ते पे अलग आ रहा है नहीं आ रहा है। अब जैसे मतलब थर्ड वाले के लिए बात करते हैं, ठीक है, और थर्ड वाले पाथ को एक काम करता हूं मैं, इसको मैंने ओरिजिन बोला, इसको ए बोल दिया बच्चों, तो इसको बोल देता हूं बी, ठीक है। ओ बी ए पाथ के अलोंग अलोंग ओ बी ए पाथ। सो बच्चों इस वाले पाथ के अलोंग अगर मैं बात करूं, ओबीए वाले पाथ के अलोंग अगर बच्चों में बात करूं, तो क्या हो जाएगा, अलोंग ओबीए पाथ। तो ओबीए वाले पाथ के अलोंग बच्चों मुझे दो पार्ट में वर्क को ब्रेक करना पड़ेगा, ओ बी ए को मुझे तोड़ना पड़ेगा पहले ओबी पाथ तक, फिर बी से लेके ए वाले पाथ तक, ठीक है। क्योंकि इस वाले पाथ की इक्वेशन अलग है और इस वाले की अलग है। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, इस रेड वाले पाथ की, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है। और इस वाले की इक्वेशन क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 1। देखो इस वाली इक्वेशन के लिए इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी कि ये वो लाइन है जिसपे x हर जगह पे 1 के बराबर है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1 हो गया बच्चों ना, उसमें x की वैल्यू बच्चों फिक्स हो गई। क्या इस वाले रास्ते में बच्चों dx आएगा या dx 0 आएगा, इसमें मतलब जब तुम यहां से यहां तक चल रहे होगे ना तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा होगा। जब तुम यहां से यहां तक चल रहे होगे ना बच्चों तो dy 0 आएगा, dy। देखो इसमें तुम ऊपर नहीं जा रहे हो, तो जब तुम वर्क कैलकुलेट कर रहे होगे ना बच्चों यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे x² y, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों 0, यहाँ पे नीचे वाले पाथ में बच्चों y की वैल्यू 0 है, इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y तो 0 है ही पूरे में, और dy भी 0 है बच्चों, समझ रहे हो, नीचे वाले रास्ते पे dy भी 0 है। तो ये हो गया बच्चों पहला वाला पार्ट ये। अब आ जाओ बच्चों इस वाले पे, वर्क फ्रॉम बी टू ए। उस वाले पार्ट में बच्चों x² y और dx की वैल्यू 0 है, ये dx प्लस का y dy। इस वाले रास्ते पे
इस वाले रास्ते पे dx जीरो है, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया बच्चों, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये आएगा बच्चों वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई की लिमिट लगा देंगे वहां पे जीरो से y इक्वल टू 2 तक, तो इसका आ रहा होगा 2 जूल। ठीक है बच्चों, 2 जूल आंसर आ जाएगा इसका। देख लो भाई जल्दी से, अलग अलग रास्ते पे अलग अलग वर्क आ रहा है। तो ऐसे फोर्स जिनका वर्क जो है इनिशियल से फाइनल पोजीशन को फिक्स रखते हुए रास्ते पे डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड करता है कि कौन सा रास्ता चूज किया, अलग अलग पाथ पे अलग अलग आता है, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और दूसरे फोर्स होते हैं बच्चों जिनका वर्क जो है, अगर यहां पे ये वाई नहीं होता, ये नहीं होता, तो इसका इंटीग्रेशन करने में कोई परेशानी आती है बच्चों? एक्स स्क्वायर का डीएक्स के साथ कर रहे थे, वाई और डीवाई कर रहे थे, तो बच्चों ऐसे ऐसे इंटीग्रेट हो जाता। समझ रहे हो इस वाली बात को? तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। देखो लास्ट वाले में सुनो, लास्ट वाले में लास्ट वाली जो रास्ता है ना, वो दो अलग अलग इक्वेशन वाला रास्ता है। यहां से यहां तक अलग चीज है और यहां से यहां तक अलग चीज है। मैं जब पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है ना, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट यहां पे वर्क करेगा, वाई कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। समझ रहे हो? सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से वर्क आएगा, क्योंकि तुम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी इस वाले रास्ते पे, यहां से यहां तक वाले पे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा, तो डी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? माना कि इस वाले रास्ते पे चलते टाइम वाई डायरेक्शन में भी फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में भी, लेकिन वर्क किसका आएगा? सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन वाला एक्स कंपोनेंट जो है ना फोर्स का, वो वाई पे डिपेंड करता है, और इस पूरे रास्ते पे वाई की वैल्यू है जीरो। यहाँ पूरे रास्ते पे वाई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्या हो गया? जीरो। देखो तुम जब यहाँ पे खड़े होगे ना, तो जीरो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे खड़े होगे तब भी जीरो लग रहा होगा, यहाँ पे खड़े होगे तब भी जीरो फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे रास्ते पे वाई जीरो है, तो वाई जैसे जीरो रखोगे ना, तो फोर्स जीरो हो गया, इसके हर पॉइंट पे फोर्स जीरो है, तो यहां से यहां तक जाने में कोई वर्क ही नहीं होगा। समझ रहे हो? ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? यहां से वहां तक जाने में कोई वर्क ही नहीं होगा। वो लकीली इस केस में ऐसा आ गया। जब तुम यहां से चलोगे ना यहां तक, तो देखो यहां से जब तुम यहां तक जाओगे ना, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इधर है, इधर तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल डू वर्क ओनली। ठीक है, ये वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इसको dx से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। मैंने तो बताया था ना कि अगर x एक्सिस के अलोंग चलता है तो x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वर्क करेगा ओनली, y एक्सिस के अलोंग चलेगा तो y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वर्क करेगा ओनली। आ रहा है भाई समझ में? अब फिजिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप उसके हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझ लो तो ये यहां तक बच्चों ऐसे करके अलोंग ओबीए पाथ हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब यहां पे एक डेफिनेशन आ गई बच्चों ना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय अ फोर्स for a fixed initial and final position. If work done by a force for a fixed initial and final position is independent of path taken, then such force is called conservative
फोर्स। ठीक है बच्चों। सो अगर एक फोर्स का जो वर्क है बच्चों, वर्क डन बाय अ फोर्स फॉर अ फिक्स्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, देन सच फोर्स इज कॉल्ड दी। अब बच्चे पता क्या कहते हैं इसको, जब मैं पूछता हूं उनसे कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बताओ, आधे तो जब मैं ऑफलाइन में पूछता था बताओ ना, जैसे किसी को बोला हाँ भाई पढ़ाओ कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बता, तो आधा तो उसका दिमाग वैसे ही बंद हो जाता था जैसे कि मेरा नाम आ गया। ठीक है, फिर वो बोलता है ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने कहा वाह शाबाश, ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने कहा तू बहुत नाम रोशन करेगा मेरा ना। सो बेसिकली बच्चों ऐसा फोर्स जिसका वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उस फोर्स को बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? ऐसा फोर्स जिसका पाथ जो है, जिसका वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क। क्लियर है बच्चों ये वाली बात? या आप ये कह सकते हो कि जब तुम इसका इंटीग्रेशन करो ना बच्चों, किसका, एफ डॉट डी एक्स करो बच्चों, दिस शुड नॉट रिक्वायर रिलेशन बिटवीन y एंड x। ठीक है, तो इसमें अगर तुम्हें y को x के टर्म्स में रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है बच्चों, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। सो कुछ एग्जांपल इसके लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड कूलॉम फोर्स। दीज ऑल आर, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना बच्चों, दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सारे के सारे बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होंगे फिर बच्चों? बाय डेफिनेशन जिनका वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करे। अलग अलग रास्ते पे अलग अलग आए। अच्छा मान लो आपने 3 रास्ते लिए और उन 3 रास्तों पे एक फोर्स का वर्क सेम आ गया, क्या वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा? इट कुड बी कंजर्वेटिव, ये ध्यान रखना। चौथे रास्ते पे अगर अलग आ गया तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। सारे रास्तों पे अगर सेम आता है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, वर्क फ्रॉम दिस टू दिस, कोई भी रास्ता चूज करो, इस दैट वर्क इज सेम, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये बात क्लियर हो गई तुम सारे के सारे बच्चों को? अच्छा यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना बच्चों, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज और है, इसको लिख लेना। थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मतलब ना 8-10 लाइन के बराबर। 8-10 लाइन मतलब जैसे अगर तुम ब्लैंक वाले पेपर पे लिखते हो तो 1/4 ऑफ द पेज छोड़ देना लास्ट में ना, कंजर्वेटिव फोर्स के बाद में। इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको ना अभी। इसको लिख लो बच्चों, लिख लिया? क्या नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है? नहीं। अब कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करते हैं बच्चों ना, ऐसे फोर्सेस जो कंजर्वेटिव हो और बड़े आसानी से ना समझ में आए। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक फोर्स होता है बच्चों ये, जैसे आपको एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप लिख दिया। ठीक है, ये जो फोर्स होता है ना बच्चों, ये भी कंजर्वेटिव होता है। क्यों होता है बच्चों कंजर्वेटिव? आप इसका किसी भी रास्ते पे अगर वर्क कैलकुलेट करोगे तो वर्क क्या आएगा? एक्स डी एक्स वाई डी वाई। क्या इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे किसी रिलेशन की
रिक्वायरमेंट है नो, इसका वर्क आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिमिट लगा देना x1 से लेके x2 तक, और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिमिट लगा देना बच्चों y1 से लेके y2 तक। क्या मुझे कोई रिक्वायरमेंट है बच्चों यहाँ पे y और x के रिलेशन की? नो, दिस इज अ कंजर्वेटिव। ठीक है, एक बच्चों जो हमें नहीं दिखता है कंजर्वेटिव जैसा, वो होता है बच्चों y i कैप x j कैप। ठीक है, ये कंजर्वेटिव जैसा दिखता नहीं है, क्योंकि जब इसका तुम वर्क लिखने जाओगे ना तो इंटीग्रेशन y dx आएगा और इंटीग्रेशन x dy आएगा। अब तुम्हारा दिमाग ठनक जाएगा, सर यहाँ तो मुझे x के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मुझे y x के टर्म्स में चाहिए, यहाँ पे मुझे इसके टर्म्स में चाहिए x जो y के टर्म्स में। बच्चों यहाँ पे एक चीज होती है y dx x dy, आप लोगों ने मैथ्स में शायद लास्ट ईयर पढ़ा हो। ये जो होता है ना बच्चों, ये बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन होता है। देखो y dx प्लस x dy बच्चों बेसिकली ये होता है, और इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है x इंटू वाई। लिमिट लगा देना बच्चों x1 y1 x2 y2। ठीक है, एक बार x2 y2 पुट कर देना इसमें, फिर एक बार x1 y1 पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो ये वो स्पेशल केस है बच्चों जो नहीं दिखाई देगा। अच्छा, कोई कांस्टेंट फोर्स हो बच्चों जैसे 2i के प्लस 3j के, क्या उसके लिए मुझे किसी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, उसका मान लो यहाँ 2 और 3 होते तो 2dx 3dy आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाए ना बच्चों, जिसके लिए तुम्हें रिलेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े, दैट फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। एक और फोर्स बताता हूं बच्चों जो कंजर्वेटिव सा दिखता नहीं है लेकिन होता कंजर्वेटिव है। ठीक है, F इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाई 2 आई कैप 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 जे कैप। अगर तुम इसका वर्क लिखोगे ना बच्चों तो ये आएगा 2y dx प्लस का 2x dy, और नीचे वाली चीज तो बच्चों सेम ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसे ही आ गया हमारे पास। अगर आप इसको देखो ना बच्चों तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन है किसका, डी ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों इस वाली चीज को, देखो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, 1/2। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन अलग से करके बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, मान लो तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पता क्या आता है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, और फिर अंदर वाले का जब डिफरेंशिएशन करने जाते हैं ना इसका, तो 2x एक मिनट बच्चों ना, वाई नहीं होता होगा फिर तो, यहाँ पे बच्चों वाई नहीं होता, यहाँ एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट लगा देना बच्चों x1 y1 x2 y2 था। ठीक है, देखो ये आ गया नहीं आ गया, ये ऊपर आ रहा है x dx, उधर आ रहा है y dy, 2 से 2 कट गया है, 2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा इसको ना,
ठीक है, 2 की वैसे जरूरत नहीं थी, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, 2 की भी ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं थी। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 इसका ऐसे होता ना, ये स्टिल गेट दी सेम आंसर। ठीक है भाई, यहां तक डन 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 डन। ठीक है भाई, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हो गए, स्प्रिंग और वो ग्रेविटेशन वाले तो हैं ही बच्चों, और एग्जांपल आगे बढ़े फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों ना। कंजर्वेटिव फोर्स भी हो गया, वर्क पावर एनर्जी का मतलब काफी अच्छा खासा कंटेंट कवर हो गया। ठीक है, तो अब अपन कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैंने तुम्हें कल पढ़ाई दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे बच्चों एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हो गई बच्चों ना। K इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस स्प्रिंग का K इतना हो गया। 2 kg के ब्लॉक को हमने 10 सेंटीमीटर ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, इस स्प्रिंग के 10 सेंटीमीटर ऊपर से इसके ऊपर गिरा दिया। फाइंड दी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। ये पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है बच्चों, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में बच्चों मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, दैट आल्सो वी हैव टू फाइंड। देखो बच्चों, इस वाले में क्या होगा कि जब आप इसको यहां से रिलीज करोगे ना, तो सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी इस पे ना, तो ये एक्सेलरेट होता जाएगा, यहां पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर ये इसके कांटेक्ट में आएगा। तो क्या बच्चों यहां पे कांटेक्ट के टाइम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी क्या? नो नो। कांटेक्ट में जब आएगा ना, तो अभी भी इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ है mg, और उसकी वजह से अभी भी इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। फिर ये इसको कंप्रेस करना चालू कर देगा। जब इसको कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन के दौरान अब स्प्रिंग छोटा सा फोर्स ऊपर की तरफ लगाना चालू कर देगी, तो इसका एक्सेलरेशन थोड़ा घटेगा। कंप्रेस करता जाएगा, एक जगह ऐसी आएगी, लेकिन हाँ अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। एक जगह ऐसी आएगी जब स्प्रिंग का फोर्स और एमजी बैलेंस हो जाएंगे, उस जगह पे इसका एक्सेलरेशन पहली बार 0 होगा, नहीं तो एक्सेलरेशन पूरा टाइम नीचे की तरफ था। और जब तक एक्सेलरेशन बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहता है, तब तक स्पीड को बढ़ाता रहता है। तो जहां फोर्स बैलेंस होगा ना, वहां पे इसकी मैक्सिमम स्पीड आएगी। फिर उसके बाद बच्चों नीचे जाके कहीं रुक जाएगा। तो मैंने ये कहा कि हम ये पता कर लेते हैं फोर्स कहां पे बैलेंस हो रहा है।
तो सपोज बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना ये एक्स नॉट के बराबर है, ये एफ नेट इस पे 0 हो जाएगा और यहीं पे बच्चों इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होगी। ठीक है, सो मैक्सिमम स्पीड एफ 0 हो जाएगा। ठीक है, के इंटू एक्स नॉट एम जी के बराबर हो जाएगा बच्चों, वहां से एक्स नॉट आ जाएगा हमारे पास एम जी 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक्स नॉट बच्चों हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करने के बाद ऐसा होगा। अब बच्चों मुझे स्पीड पता करनी है, तो मैं लगाऊंगा बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम स्टार्टिंग टू इक्विलिब्रियम। स्टार्टिंग से बच्चों इक्विलिब्रियम तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग ना। कहां से? स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम तक। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर माइनस का 0। इनिशियल तो 0 था बच्चों। ग्रेविटी का वर्क जो आएगा ना बच्चों यहां से यहां तक वो 30 सेंटीमीटर इसको नीचे लेके आया, तो 20 इंटू 0.3 एम जी इंटू, और ग्रेविटी का वर्क बच्चों पॉजिटिव आएगा, एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है। स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ के एक्स फाइनल, चाहे वो कंप्रेशन है एक्सटेंशन हो, 0.2 का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू हाफ एम और वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। तो बच्चों इसका वी मैक्स आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। 2 मीटर पर सेकंड बच्चों इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी ड्यूरिंग दिस मोशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा बच्चों? जब ये जाके फाइनली रुक जाएगा, मान लो एक्स मैक्स नीचे जाके रुक गया। ये मजेदार क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। इन केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन वी फाइनल इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ग्रेविटी का वर्क आएगा बच्चों mg इंटू 0.1 प्लस का x मैक्स, स्प्रिंग का वर्क आएगा माइनस का हाफ के x मैक्स का स्क्वायर, दिस शुड बी 0। x मैक्स का स्क्वायर माइनस का 0.4 x मैक्स 0.04 इज इक्वल टू 0। देखना ये बन जाएगा, ये भी एक्चुअली माइनस का ही आएगा। x मैक्स इज इक्वल टू 0.4 0.16 डिवाइड बाई 2 0.21 प्लस का √2 मीटर 21 प्लस का √2 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अरे ये ब्लॉक यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, मान लो यहां पे जाके रुक जा रहा है, ये हो गया एक्स मैक्स, ये हो गया 0.1, यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो ग्रेविटी का वर्क तो बच्चों mg इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा ना, 0.1 प्लस का एक्स मैक्स पे, 0.1 प्लस का एक्स मैक्स इंटू mg।
और स्प्रिंग का वर्क बच्चों माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर, तो एक्स फाइनल स्प्रिंग में कंप्रेशन तो एक्स के बराबर आया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में पहले तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम when there is work done by internal conservative forces of the system। ठीक है, so it is defined for a system when there is work done by internal conservative forces of the system। सबसे पहली बात बच्चों, एक अकेले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आओ, एक अकेले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों कोई मतलब नहीं बनता। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। सो सपोज करो एक बॉडी है बच्चों और एक बॉडी है ये। ठीक है, ओके, आपने इसको अपना सिस्टम कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये एक इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। ये क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, टू डिफाइन द सिस्टम। हमने बच्चों क्या डिफाइन कर दिया? ये बाउंड्रीज के अंदर वाली जो चीज है वो हमारे सिस्टम का पार्ट है। बस हमने जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दोनों बॉडी को हम अपने सिस्टम का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने बच्चों एक इमेजिनरी बाउंड्री डिफाइन कर दी। अब सुनना इस चीज को ना, इस बॉडी का ये पॉइंट इस बॉडी के किस पॉइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा? हर एक पॉइंट बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। इनके बीच में इंटरेक्ट करने का मतलब है फोर्स लगा रहे होंगे। ये सब आपस में बच्चों फोर्स लगा रहे होंगे, नहीं लगा रहे होंगे? आप इस बॉडी को बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हो, आप इस बॉडी को बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। इनके बीच में क्या हो रहा होगा बच्चों? इंटरेक्शन हो रहा होगा दोनों के बीच में। सो अगर ये इंटरेक्शन जो है कंजर्वेटिव नेचर में है, तो और अगर इसने वर्क किया तो बच्चों इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, वर्क कब करेगा बच्चों? देखो, अगर तुम इस बॉडी को इसके क्लोज लेके जाओगे ना, तो मान लो जैसे इन दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता सपोज, तो इस बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा होता है, इस पे इधर लग रहा होता है। इसको तुमने रोक के रखा और इस वाली को तुम इसके पास लेके आ रहे हो, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था ना बच्चों, वो पॉजिटिव वर्क करेगा। तो वर्क हुआ बच्चों इंटरनल फोर्स के द्वारा, सिर्फ इस बॉडी पे हुआ मतलब पूरे सिस्टम पे हुआ। या तुमने दोनों को छोड़ दिया, दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, तो दोनों बॉडी को जब तुम छोड़ दोगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी। तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर था और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इस पे लगने वाला फोर्स इधर था और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? वर्क होगा इंटरनल फोर्स के द्वारा। अच्छा, मान लो ये दोनों रिपेल कर रही होती, दूर भागती, तो ये जो इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से जो वर्क होता है ना बच्चों, और वो फोर्स अगर कंजर्वेटिव नेचर का है, तो बच्चों उस फोर्स का वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान और देना, अगर मैं इसको डिस्टेंस फिक्स रखते हुए ऐसे करके इसके चारों तरफ रोटेट कराऊं, तो क्या बच्चों यहां पे वर्क होगा? फोर्स मान लो इधर की तरफ लग रहे हैं, अंदर की तरफ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इनका ओरिएंटेशन ही चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, आप इस डिस्टेंस को फिक्स रख रहे हो, तो बच्चों फिर पोटेंशियल एनर्जी इन दैट केस विल नॉट चेंज। ठीक है, सो अल्टीमेटली बच्चों ये कि इन दोनों के बीच में जो आपस में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स वर्क करना चाहिए। वो फोर्स क्या करना चाहिए बच्चों? वर्क करना चाहिए। तो बच्चों उससे पोटेंशियल एनर्जी को ये कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बच्चों, तो हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसीडर करते हैं बच्चों? जीरो। सो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों रेफरेंस पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ a reference
पॉइंट, ठीक है। सो अगर इनके बीच का, जैसे जनरली हम इन्फिनिटी पे बच्चों जीरो लेते हैं, अगर इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट कर दिया जाए तो इनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन नहीं होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इस पर डिपेंड नहीं करता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है बच्चों। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी का जब चेंज लिखना है ना बच्चों, तो यू डोंट नीड अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों रेफरेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर आपने मान लो कि ये किसी वाई डिस्टेंस पे थे, फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, एक्स डिस्टेंस पे आ गए दोनों बॉडीज, तो इनका जो चेंज आएगा ना बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग थी, अब ये हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग हो जाएगी बच्चों। तो ये जो चेंज है ना बच्चों, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दी रेफरेंस पॉइंट के आपने इन्फिनिटी पे जीरो माना था या कहां जीरो माना था, ठीक है। ओके बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, अच्छा इससे पहले कुछ और चीजें लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्केलर होती है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, और इट इज डिफाइंड ड्यू टू, मैंने तो लिख ही दिया बच्चों, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम व्हेन देयर इज वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। ये मैंने डेफिनेशन बच्चों दे ही दी है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। अच्छा, कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम बताओ बच्चों, ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स जो ग्रेविटेशनल, you all know that you all are familiar with this force, gravitational force. So बच्चों सपोज करो दिस इज द रिमोट, एसी रिमोट, ठीक है। सो तुम लोगों ने देखा होगा, हम ऐसे बोल देते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बोल देते हैं ना अपन, जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज सही करवाता हूं पहले ना, पहले इस चीज को सही कर लेते हैं अपन ना। व्हेन आई राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रिमोट, आई एम कंसिडरिंग रिमोट प्लस अर्थ एज आवर सिस्टम, ठीक है। रिमोट एंड अर्थ क्या हो गए बच्चों, हमारे सिस्टम हो गए, और इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दैट इज इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर वो वर्क करेगा किसी प्रोसेस के दौरान, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सो इफ आई मूव दिस रिमोट हॉरिजॉन्टली, क्या बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके और अर्थ के बीच में लग रहा है, विच इज इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इज इट डूइंग एनी वर्क? नो। तो क्या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? नो। आई बात समझ में? ठीक है ना, समझ में आई? अच्छा, हम बोल बेशक देते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि वी आर राइटिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रिमोट विद अर्थ। तो हम बार बार नहीं बोलते कि अर्थ और रिमोट की पोटेंशियल एनर्जी, हम बोल देते हैं कि हाँ भाई रिमोट की साइड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऐसे बोल देते हैं। अब इसके लिए रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है बच्चों में। रेफरेंस क्या डिफाइन करना पड़ता है? इन्फिनिटी पे। अगर ये रिमोट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो अर्थ और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? जीरो। क्लियर है बच्चों? क्या ये बात सारी की सारी समझ में आ रही है आपको? तो ये जो डेफिनेशन लिखाई है बच्चों, ये मेक दिस डेफिनेशन मेक सेंस? ओके, अब आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना बच्चों, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स।
ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। सो डेल्टा यू जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब सुनना ध्यान से ना। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मार्कर विद ग्राउंड। ठीक है, तो मैंने बताया कि मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली मूव करा रहा हूं तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क कर रहा है? आप बोलोगे नो सर, इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कैसा वर्क किया बच्चों? अर्थ तो गई नहीं कहीं भी। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, आप इसको ऊपर लेके गए। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? नेगेटिव। तो ये जो है नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव यहां पे मल्टीप्लाई हो रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या करेगी बच्चों? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? कितना वर्क करता है? अगर मैं एच आई 2 पर लेके गया तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा बच्चों? माइनस का एमजीएच के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक की एमजीएच हो जाएगी, एमजीएच से बढ़ जाएगी। जो यहां पे थी उससे एमजीएच ज्यादा होगी यहां पे। एक चीज और ऑब्जर्व करना बच्चों, ये सिस्टम की मर्जी के खिलाफ काम कर रहा हूं मैं। अगर इस मार्कर को छोड़ दिया जाए ना तो ये अपनी मर्जी से तो नीचे भागेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? इसको मर्जी के खिलाफ ऊपर लेके जा रहा हूं। इस मार्कर को मर्जी के खिलाफ ऊपर लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा बच्चों? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अगर सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट तुम लेके जा रहे हो किसी चीज को, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उन दोनों को मैं एक दूसरे के पास ले आया। अच्छा, थोड़ा सा और पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों तो मैं विजुअलाइज करवाता हूं। ग्रेविटेशन से तो समझ लिया होगा तुम लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है बच्चों ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको। And the other definition of potential energy is it is the internal capacity of doing work. आप ऐसे भी लिख सकते हो, it is internal capacity of a system of doing work. ठीक है ना, ये भी एक डेफिनेशन होती है बच्चों ना, ये इंटरनल कैपेसिटी होती है वर्क करने की। इट इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो मैं बता रहा था बच्चों, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है, दे आर एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस, इज देयर एनी इंटरेक्शन बिटवीन देम? यू विल से नो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वी डिफाइन जीरो। बट अगर आप उनको जबरन करके खींच के ले आए और कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे लाके तुमने उनको रख दिया, आपने जबरन करके लाए हो, सिस्टम इस डिस्टेंस पे रहना चाहता था कि वो दोनों चार्ज किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहना चाहते थे? नहीं, वो एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते हैं। आपने जबरन करके लाके इनको यहां पर रख दिया। आपने जबरन करके लाके रख तो दिया, तो आपने सिस्टम की मर्जी के खिलाफ काम किया। तो पहले उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो आपने इसकी मर्जी के खिलाफ काम कर दिया। आपने जो काम किया ना, उस काम को इस सिस्टम ने अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब वो काम कैसे दिखाई देगा? जैसे ही आप इन दोनों चार्जेस को छोड़ोगे, दोनों भाग जाएंगे। जब ये दोनों इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे, ये जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, वो जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, तो दे बोथ विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? तो ये सिस्टम ने जो अंदर जो तुम्हारा जो वर्क था ना, इनको जो खींच के लाए थे, उसको इस सिस्टम ने अंदर स्टोर कर लिया था कि भाई हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही तुमने अपने हाथ हटाए, अब वो जो अंदर एनर्जी स्टोर्ड है ना बच्चों, वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। सो द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या इंटरनल कैपेसिटी ऑफ ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ डूइंग वर्क इज दी, समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी क्यों थी? जब आप इनको लेके आ रहे थे ना, तो इन दोनों का जो फोर्स था ना बच्चों, रिपल्सन फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, तुम इनको अंदर की तरफ ला रहे थे। तो इस वाले पार्टिकल पे अगर तुम फोर्स का वर्क देखोगे ना, तो फोर्स बाहर की तरफ ला रहे हो तुम अंदर की तरफ, नेगेटिव वर्क। इस वाले पार्टिकल पे देखोगे, फोर्स बाहर की तरफ ला तुम अंदर की तरफ रहे हो, नेगेटिव वर्क। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा था ना बच्चों, दैट वाज डूइंग नेगेटिव वर्क। और नेगेटिव वर्क और नेगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई थी। तुमने जैसे ही छोड़ा, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इस पे लग रहा है इधर, ये दोनों भागने लगे। इधर की तरफ ही फोर्स है, इधर की तरफ ही दोनों के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? पॉजिटिव।
जब तुम यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे माइनस के साथ पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो जब ये दोनों भाग के जा रहे हैं ना बच्चों, एट दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, और वो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में बच्चों? ये वाली सारी की सारी कहानी समझ में आई? दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो बच्चों हम 12th में करेंगे बात, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो बच्चों देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप जब उसमें पढ़ोगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अभी हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हम जी को कांस्टेंट मानते हुए पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी हाइट वगैरह इन्वॉल्व है उनको रेडियस ऑफ अर्थ के सामने बहुत छोटी है, ठीक है, ये वाली बात है। सो बच्चों एक पार्टिकल था यहाँ पे h1 हाइट पे, उसको आप मूव करा के ले गए यहाँ पे h2 हाइट पे। दिस इज स्मॉल h, ठीक है, ये यहां से ऐसे मूव करा के ले गए, ये इनिशियल है एंड दिस इज फाइनल। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरीके से इसमें चेंज हुआ ये बताना है हमें। सो बेसिकली हम चेंज में ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चैप्टर में ना, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ये स्टेट ए हो गई बच्चों, ये बी हो गई। तो बच्चों अगर मैं लिखूं यहाँ पे यूबी माइनस का यूए, ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशन होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर। अच्छा वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा क्या बच्चों यहाँ पे, किसमें? यहां से यहां तक जाने में। तुम्हें पता है mg नीचे लग रहा होता है और हमें पता है ग्रेविटी का वर्क सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। आप इसको h ऊपर लेके गए तो ग्रेविटी का वर्क माइनस का mgh के बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर। ले जाके पुट कर दो बच्चों, u फाइनल माइनस का u इनिशियल इज इक्वल टू प्लस का mgh आ जाएगा। सो अगर बच्चों जब भी ये ध्यान रखना h1 h2 एंड h दे ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ही ये फॉर्मूले लगेंगे। तो u फाइनल माइनस का u इनिशियल बच्चों किसके बराबर आ गया? mgh के बराबर। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर मान लो तुमने यहां पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानी, तुमने रेफरेंस माना कि ए वाले पॉइंट पे मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान रहा हूं, तो बच्चों बी वाले पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो mgh ज्यादा होगी ए से। तो अगर तुमने यहाँ पे जीरो माना तो बी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? इसके बराबर mgh के बराबर। अब यहां पे समझना, देखो इन दोनों का जो चेंज है ना बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने रेफरेंस कहां माना है, कहां आपने जीरो माना है। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क होगा ना बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो हमेशा वो इंडिपेंडेंट होता है कि तुम किस पाथ से जा रहे हो, तुमने कहां जीरो माना है कहां नहीं माना। ये वर्क बच्चों यहां से यहां तक हमेशा सेम आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या आने वाला है, यहां से यहां तक जाने पे हमेशा सेम आने वाला है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या आने वाला है, हमेशा सेम आने वाला है। लेकिन अब यहां पे समझना, अगर तुमने कहा कि सर मैं यू ए को जीरो मान ले रहा हूं, मतलब ना इस जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी, जब पार्टिकल यहां पे था ना h1 हाइट पे, तो मैंने जीरो मान ली पोटेंशियल एनर्जी, तो यूबी माइनस का यूए जो है वो mgh के बराबर है। तो बच्चों जो यूबी होगा ना वो mgh के बराबर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा अगर तुमने कहा कि नहीं सर मैं तो यू एट सरफेस जीरो मान रहा हूं, मतलब अगर एक पार्टिकल यहां रखा होता, कहां पे, सरफेस पे, तो मैं वहां पे जीरो मान रहा हूं, तो पता है तुम्हें यूए किसके बराबर आएगा? तो यूए बच्चों h1 हाइट ऊपर है तो यू आएगा mgh1 के बराबर। तुम्हें पता है यू भी किसके बराबर आएगा? mgh2 के बराबर। और तुम्हें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आएगा? यूबी माइनस का यूए, दैट कम्स आउट टू बी दिस माइनस का दिस mgh के बराबर। सो डिफरेंस इज अगेन mgh, पर यूए और यूबी बच्चों किस पर डिपेंड कर रहे हैं कि तुमने जीरो कहां माना है। सो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में हम हमेशा क्या लिख रहे होंगे, डिफरेंस लिख रहे होंगे। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम जहां चाहोगे ना बच्चों वहां पे अपना रेफरेंस कंसीडर कर सकते हो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये बच्चों जब कंटिन्यूअस मास होते हैं ना उनमें बहुत हेल्प करता है ये, अदरवाइज तो हमारा काम तो पहले वाली इक्वेशन से भी चल जाएगा। डन बच्चों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। आज मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं कर रहे,
बस तुम्हें सारी डेफिनेशन बता दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इन दी स्प्रिंग। खत्म तो क्या ही हो पाएगा। स्प्रिंग देखो बच्चों, स्प्रिंग का जो डेल्टा यू होगा ना, नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? कंजर्वेटिव, है ना। सो यू फाइनल माइनस का जो यू इनिशियल आएगा ना बच्चों, माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, एक माइनस बाहर और आता है इसमें ना, याद है स्प्रिंग के फोर्स में एक नेगेटिव आता है। सो यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल इज इक्वल टू होता है बच्चों हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसमें रेफरेंस कहां मानते हैं? इसमें रेफरेंस इज टेकन व्हेन स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ, ठीक है, इज इन नेचुरल लेंथ, ठीक है। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है ना बच्चों, हम इसको, तो अगर मैं इनिशियल स्टेट नेचुरल मान लूं, ठीक है, इनिशियली मतलब रिलैक्स थी वो, अगर मैं इनिशियल स्टेट रिलैक्स मान लूं ये वाली, तो ये जीरो हो जाएगी बच्चों, एक्स इनिशियल जीरो हो जाएगा ना। तो यू जो होता है ना बच्चों स्प्रिंग का, हम उसको लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें रेफरेंस मैंने क्या माना है? रेफरेंस इज टेकन एज, मतलब रिलैक्स्ड स्टेट इज टेकन एज द रेफरेंस। रिलैक्स स्टेट में मैंने पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों जीरो कंसीडर कर रखा है।